Hello students. So far we have discussed about what is matrix, its basic types, operation on matrix, and after that we have studied about what is trace of matrix, how to calculate its transpose, and in last we have finished about symmetric and skew symmetric matrices. Our next topic is determinant of a matrix. This is basically a separate chapter. You will see chapter number 4 given in NCERT. There are some topics remaining in the chapter of matrix. We will cover that later on. Okay, so to start with, now determinant किसका होता है, डिफाइंड किसके लिए होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होगा. मतलब जैसे 1x2 मैट्रिक्स है या 2x3 मैट्रिक्स है, इस तरीके के मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट नहीं होगा. तो ये डिफाइन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. कैसे डिनोट करते हैं इसको? डिनोट करने का तरीका मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को या तो ऐसे DET करके लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ए मैट्रिक्स के ऊपर ऐसा क्या, जैसा मॉड का साइन होता है वैसे साइन लगा रहेगा. ठीक है, साइन दिखने में सिर्फ मॉड जैसा है, इसका मॉड से कोई लेना देना नहीं है. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है, अब आज देखते हैं. ये तो होगी बात किसके लिए डिफाइंड है, क्या इसको डिनोट करने का मेथड है. अब देखते हैं इसका डेफिनेशन. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है. अब देखो, ऐसा डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी हुई हैं. कहीं पे लिखा रहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक एक्सप्रेशन या वैल्यू एसोसिएट होता है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं. कई जगह पे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू भी बोला गया है. ठीक है, समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो ऐसे थोड़ा बहुत सोचो तो तुम्हें लगेगा कि ये ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ये गलत ही है. क्योंकि मैट्रिक्स होता है क्या, एक अरेंजमेंट होता है, और किसी अरेंजमेंट का कोई वैल्यू तो कुछ होगा नहीं, है ना. तो डिटर्मिनेंट को ऐसा वैल्यू बोलना ठीक नहीं है. उसके पहले जो हमने एक बात लिखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन यूनिक एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद इट, ये कुछ हद तक ठीक है. तो अभी ऐसे देखो तो इसके डेफिनेशन का कोई मतलब है ही नहीं, है ना. मतलब किस बात का है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना. डेफिनेशन बिल्कुल ट्रिवियल है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ये हमने देखा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो 1x1 का भी हो सकता है. जैसे मैंने मान लो ये एक मैट्रिक्स लिख दिया. ठीक है, क्या ऑर्डर है इसका, 1x1 है. मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है. तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूं तो जो एलिमेंट ये मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है वो एलिमेंट ही इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है. अगर मान लो मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स है 1x1 का, उसके अंदर क्या लिखा है, एक ही एलिमेंट ही ऑब्वियसली -5 करके, है ना. तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ. क्या आंसर होगा, -5. तो 1x1 का तो बड़ा सिंपल है. 1x1 में जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर वही हमारा डिटर्मिनेंट है. 2x2 में क्या हो जाएगा, 2x2 में 4 एलिमेंट होंगे, सही है ना. जैसे ये मैंने एक 2x2 का जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स नहीं बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है. अगर ये ऐसा ब्रैकेट जैसा रहेगा ABCD करके, है ना, तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स. अगर ये सीधी लाइन ऐसे होगी, ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना, है ना, ये लाइन है सीधा, तो ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट. ये बात ध्यान रखना, है ना. बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं बार बार, वो समझ नहीं पाते हैं मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है. तो ये देख लो, तो ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ABCD. ये वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, AD. फिर ये जो दूसरा डायगोनल है जो कि मेन डायगोनल नहीं होता है उसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, BC.
तो मेन डायगोनल में से जो दूसरा वाला डायगोनल है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए डी माइनस बी सी, यही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। बहुत ईजी है, 1 2 3 4 मान लो ऐसे लिखा, बोले इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया ये 4 माइनस 6 कितना -2। मान लो बोला गया ऐसे लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 क्रॉस 2 का ये भी एक डिटर्मिनेंट है। क्या आंसर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये सब्ट्रैक्ट किया इधर से तो उधर खुद ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई बात 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। अब आ जाओ 3 क्रॉस 3 पे। 3 क्रॉस 3 या थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा, ऑब्वियसली उसमें 9 एलिमेंट होंगे, 3 नंबर ऑफ रोज होंगे, 3 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये वैल्यू एक लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी ऐसे देख लो, यहाँ से इसको एक्सपेंड किया तो मैंने लिखा A1, फिर इसको ब्लॉक किया, बाकी जो बचा है ये चीज़ ये यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है ये वाला एलिमेंट B1 माइनस साइन के साथ, और जिस रो और जिस कॉलम में B1 मौजूद है उसको ब्लॉक करने के बाद बाकी जो बचा है A2 C2 A3 C3 वो यहाँ पे लिख दिया, सही है। फिर लास्ट में हमने लिखा, लास्ट में मैंने लिखा ये वाला एलिमेंट यहाँ पे C1, और C1 जहाँ पर जिस रो और कॉलम में मौजूद है उसको ब्लॉक किया, तो उसके बाद जो बच गया उसको मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख दिया, ठीक है। तो बाकी 2 क्रॉस 2 का अभी हमने देखा ही कैसे सॉल्व होता है, 2 क्रॉस 2 वाला डिटर्मिनेंट या सेकंड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, बस उसकी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गया B2C3 माइनस B3C2, यहाँ आ गया A2C3 माइनस A3C2, इधर आ गया A2B3 माइनस A3B2। तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पता चलेगा अभी, है ना। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से लिखा मैंने, साइन स्कीम याद रहे, इसको प्लस के साथ लिखना है, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस ऐसा करके। तो 1, फिर इसको ब्लॉक किया तो ये हो गया 35 माइनस 36, फिर लिखना है -2, फिर किसको ब्लॉक करना है, इसको ब्लॉक करना है। फिर इसके बाद बचा 4 × 7 28 माइनस 5 × 6 30, लास्ट में लिखना है प्लस साइन के साथ 3, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। और फिर इसको ब्लॉक करने के बाद ये लिख लेना है 4 × 6 माइनस 5 × 5, कितना आंसर हुआ -1, ये हो गया -2, और -2 हो गया +4, और यहाँ पे 24 माइनस 25 कितना -1 × 3, आंसर क्या हो गया 4 - 4 0, ठीक है। तो ये तरीका है। अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसके लिए कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी एक प्रॉपर इसका एक्सपेंशन का रूल या फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि माइनर किसको कहते हैं और कोफैक्टर किसको कहते हैं। तो आज सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। देखो, डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक माइनर होता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसको क्या उसका डेफिनेशन है वो देख लो। तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैंने ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखा है। अब इसमें जो पहला एलिमेंट है, पहला इन द सेंस कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, तो उसका माइनर एक डिटर्मिनेंट होगा। जो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, तो जिस रो में वो एलिमेंट और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। जब भी जैसे मान लो अभी 3 क्रॉस 3 का मेरे पास डिटर्मिनेंट था,
सही है ना। अभी मैंने एक रो और एक कॉलम डिलीट किया तो मेरे पास ये क्या बच गया, ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट बच गया। तो इस वाले एलिमेंट का जो A1 है उसका जो माइनर हो गया वो हो गया B2 C2 B3 C3, ये वाला डिटर्मिनेंट हो गया। अभी इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। क्या आंसर हो गया, B2 C3 माइनस B3 C2। सही है, वही बात यहाँ पे लिखी है। और क्या लिखा है, माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट। माइनर इज व्हाट, माइनर इज डिटर्मिनेंट। That determinant is obtained by deleting the row and column in which that element exists या that element stands। जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद है उसको डिलीट करो तो एक ऑर्डर कम का डिटर्मिनेंट बनेगा, वही डिटर्मिनेंट हमारा माइनर कहलाएगा। सिंपल। ओके, तो आ जाओ। अभी 3x3 का ये डिटर्मिनेंट लिखा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं तो उन सब का एक एक माइनर होगा, 9 माइनर्स होंगे, उन सब का वैल्यू लिखा जाए एक बार। ये पहला मैंने लिखा है माइनर ऑफ द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, कैपिटल M11 लिखा है तो ऑब्वियसली ये 1 रो बताता है और दूसरा वाला कॉलम बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट बच गया 2x2 का उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सही है, देखो M12 का क्या मतलब होगा, 1 रो 2 कॉलम, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का जो माइनर होगा कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया। देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया तो अभी ये 2x2 का जो डिटर्मिनेंट बचा हमारे पास कौन सा, A2 C2 A3 C3, वही लिखा है यहाँ पे और उसको सॉल्व कर लिया। 2x2 सॉल्व करना सबको आता है। सही है ना। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ये बार बार मैं 9 के लिए रिपीट नहीं करूँगा, तुम खुद एक बार देखो। ओके, तो माइनर समझ आ गया। अभी अपने को माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है जो कैसे मिलता है, तो जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद है उसको डिलीट करो तो एक ऑर्डर कम का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। जो भी उसका वैल्यू हो जाए, 0 भी हो जाए या नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो एग्जांपल छोटा सा, जैसे अभी 2x2 का एक डिटर्मिनेंट उठाया मैंने, तो पहला जो एलिमेंट है 3, अगर मैं लिखूँ माइनर ऑफ 3, ठीक है, क्या होगा, तो 3 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, उसको ब्लॉक किया तो फिर तो मेरे पास 1x1 का एक डिटर्मिनेंट बचा। तो 1x1 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वही एलिमेंट ही होता है सीधा, तो क्या आंसर हो गया, 0। अब मैं अगर लिखूँ माइनर ऑफ 4, ये 4 का माइनर, तो 4 कौन से रो में है, फर्स्ट में, कौन से कॉलम में है, सेकंड में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ब्लॉक करो तो क्या बचेगा, -2। अगर लिखा जाए माइनर ऑफ -2, इसका माइनर, तो ये कौन से रो में है, सेकंड रो में। ठीक है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसको ब्लॉक किया तो क्या बच गया, 4। लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर अगर लिखें माइनर ऑफ 0, तो वो कौन से रो में है, सेकंड रो में, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, इसको ब्लॉक किया तो क्या आंसर आ गया, 3। ठीक है, आज जो थर्ड ऑर्डर का एक ले लिया जाए एग्जांपल, 3x3 में 9 एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो मुझे ये 4 का माइनर लिखना है, अगर मैं लिखूँ माइनर ऑफ 4, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, कौन से रो में है ये, सेकंड रो में, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो ये लिखा जाएगा M23। ठीक है, अभी सेकंड रो को ब्लॉक किया, थर्ड कॉलम को ब्लॉक किया, तो -1 2 -2 5 करके ऐसा एक 2x2 का डिटर्मिनेंट आया। क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे -5 माइनस ऑफ -4 मतलब +4, तो -5 + 4 आंसर हो गया -1।
सही है। राइट ऑल माइनर्स योरसेल्फ, बाकी सारे माइनर तुम खुद लिखो। ओके, माइनर के बाद आ जाओ देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर का डेफिनेशन देखो लिखा है, अगर ith रो और jth कॉलम में मौजूद किसी एलिमेंट का माइनर Mij है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, बस उस Mij में -1 का पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो अपने को माइनर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार जब माइनर आ जाएगा फिर हम देखेंगे ये जो i और j है, मतलब i क्या डिनोट कर रहा है, कौन से रो में है, j क्या डिनोट कर रहा है, कौन से कॉलम में है। तो जिस रो और जिस कॉलम में अगर उसको ऐड किया हमने i प्लस जे किया, ठीक है, -1 का पावर वही कर देना है। अभी देखो -1 का पावर करेंगे कोई नंबर, और नंबर क्या, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि i और j क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अभी -1 का पावर ऑड हो गया तो आंसर माइनस आएगा -1, और -1 का पावर क्या हो गया, इवन हो गया तो आंसर प्लस आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब कि जो माइनर है कोफैक्टर या तो वही होगा या उसका नेगेटिव होगा। सिंपल एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 -1 3 6 9, ये 3x3 डिटर्मिनेंट लिखा है। अब मान लो मुझे लिखना है कोफैक्टर ऑफ 1, है ना, ये वाले एलिमेंट का। इसको कैसे डिनोट करेंगे, C11 से, कैपिटल C11। कहीं कहीं बुक्स में कैपिटल A11 से ऐसे डिनोट किया हुआ है ना, तो डिनोट किसी से भी करे उससे कोई मतलब है नहीं अपने को। चलो मैं C11 से कर रहा हूँ, C फॉर कोफैक्टर, इसी ईजी रहेगा। तो इसके लिए देखो ये 1 + 1 तो करना है मुझे -1 के पावर में, -1 के पावर में 1 + 1 क्या आ गया 2, इंटू क्या आया M11। और M11 माइनर कैलकुलेट करना अभी अभी सीखा हमने कि भैया पहले रो पहले कॉलम को ब्लॉक करो, और देखो 5 × 9 हो गया 45, और ये हो गया -6 + 6 मतलब 51। तो आंसर कितना हो गया 51, क्योंकि ये तो कितना है, ये तो 1 के ही बराबर है। समझ आया। अब देखो C12 अगर मैं लिखूँ, ये 2 वाले का कोफैक्टर अगर लिखा जाए तो यहाँ -1 का पावर 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू M12। अब ये M12 जो माइनर है वो कैसे मिलेगा अपने को, तो वो भैया मिलेगा अपने को ब्लॉक करके पहला रो और दूसरा कॉलम, उसको ब्लॉक किया तो 4 × 9 कितना हो गया 36, 36 और -3, तो 36 + 3 कितना हो गया 39, और ये कितना है माइनस, तो -39 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये जो 9 है इसका माइनर लिखते हैं, 9 का माइनर नहीं सॉरी कोफैक्टर लिखते हैं। कौन सा एलिमेंट है ये, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे C33 से। अब C33 क्या हो जाएगा, -1 का पावर, देखो इसका सम जब भी ऑड आएगा तो माइनर का नेगेटिव आंसर आएगा, और यहाँ जो लिखा है इसका सम अगर इवन आ गया तो जो माइनर है वही कोफैक्टर बन जाएगा। 3 + 3 कितना है 6 है, इंटू M33। M33 कैसे मिलता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करके मिलता है। ठीक है, 5 - 8, 5 - 8 कितना भैया -3, और ये तो प्लस ही था, तो ये आंसर हो गया। सही है, तो माइनर कोफैक्टर समझ गया अभी। ये जो ऊपर ये वाला जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा था, जिसका मैंने बोला कि माइनर सारे लिखो, तो इसमें मैं अब ऐड कर दे रहा हूँ राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, सारे माइनर और कोफैक्टर इस वाले डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट का लिख लो। ठीक है, अभी तक क्या समझा आपने, डिटर्मिनेंट कौन से मैट्रिक्स का होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं,
1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करना है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने जा रही है, इसको ध्यान से देखना। क्या लिखा है हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में लिखा मैंने, और कॉलम। मतलब जो बात रो के लिए सही है वही बात कॉलम के लिए भी सही है ना। तो रो और कॉलम के लिए मुझे अलग अलग ये प्रॉपर्टी ना लिखनी पड़े, इसीलिए मैंने एक ही में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो रो और कॉलम दोनों के लिए एक ही साथ समझ लेना। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column with their corresponding cofactors is always equal to the value of determinant। ये वाले पॉइंट से हम लोग को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का एक तरीका मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लेता हूँ मैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिखा मैंने। थर्ड ऑर्डर बोले तो 3x3। अभी 3x3 का ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू लिखने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है, तो किसी भी एक रो के एलिमेंट्स में उनके खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। मतलब अगर मैं R1 रो सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो R1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A11, A12 और A13, और इनके कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर हो गया C11, A12 का हो गया C12 और A13 का कोफैक्टर हो गया C13। अगर इन एलिमेंट्स को उनके खुद के, अपने खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो आंसर जो है वो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, तो इस पूरी चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, एनी रो या कॉलम। मतलब जरूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ R1 से एक्सपेंड करें, हम चाहें तो इसको R2 सेकेंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट क्या क्या हैं, A21, A22, A23, और इनके कोफैक्टर A21 का C21 हो गया, A22 का C22 हो गया, A23 का C23 हो गया। तो अगर इनको सेकेंड रो के एलिमेंट को उनके खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और क्या किया, ऐड किया, ठीक है, इधर लिखा ना सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये भी उसी डिटर्मिनेंट के बराबर है। अब चाहे तुम R1 से एक्सपेंड करो, चाहे तुम R2 से एक्सपेंड करो, ठीक है। ऐसे अगर हम चाहें तो R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देख लो, R3 का एलिमेंट लिखा है और उनका खुद का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है। प्रॉपर्टी में हमने रो के अलावा कॉलम भी लिखा है, सॉरी। तो हम लोग कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी देखो, पहला कॉलम का एलिमेंट कौन कौन है, A11, A21 और A31। इनको खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, तो ये भी उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर है। तो कितने रो हैं हमारे पास, 3 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो 3 + 3, देयर आर 6 मेथड्स टू एक्सपेंड अ 3x3 डिटर्मिनेंट या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये लिखा है मैंने अलॉन्ग C2 और यहाँ लिखा है अलॉन्ग C3, ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादातर यूज होता है वो ये वाला मेथड, ये वाला ज़्यादातर, मोस्टली जनरली हम लोग कॉलम 1 का इस्तेमाल करते हैं, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कॉलम से, सॉरी, ज़्यादातर हम लोग पहले रो का इस्तेमाल करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रो से या बाकी अन्य किसी कॉलम से एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, चाहे जिस मर्जी से कर ले। बट मोस्ट वाइडली यूज्ड जो एक्सपेंशन होता है वो पहले कॉलम से होता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है कि कोफैक्टर कैलकुलेट करने में 2 प्रोसेस है। पहले तो अपने को माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा और माइनर के बाद फिर वो प्लस माइनस का साइन देखना पड़ेगा कि कोफैक्टर लिखते वक्त, अभी हमने ऊपर कोफैक्टर लिखे थे, या तो वो माइनर के बराबर ही आता है या माइनर का नेगेटिव टाइम्स आता है, ठीक है ना। तो क्यों ना फॉर्मूले को हम लोग कोफैक्टर के टर्म में न लिख के
माइनर के टर्म में इसको लिख लें। माइनर के टर्म में लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि माइनर लिखने के बाद में कोफैक्टर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, है ना, वो प्लस माइनस अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखो, अब एक बार मैं कोफैक्टर के टर्म में तो मैंने ये 6 फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब एक बार मैं ये फॉर्मूले को माइनर के टर्म में लिखता हूँ। तो पहले रो के अलाउ मैंने लिखा A11, C11 क्या होगा, M11 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 + 1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। लेकिन C12 जो होगा वो -M12 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 + 2 जो है वो 3 है, तो यहाँ -1 का पावर जब ऐसा 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर आ गया -A12 M12 और 3 1 4, तो इसका मतलब C13 किसके बराबर हो जाएगा, M13 के। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ये माइनर के टर्म में है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये तुम खुद लिखना, ठीक है ना, मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये माइनर के टर्म में हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब माइनर कैलकुलेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, एक बात याद रखना है, R1 के अलाउंग अगर मैंने एक्सपेंड किया है तो साइन स्कीम कैसे रहा, ये प्लस में, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। तो एक बार मैं यहाँ पे साइन स्कीम मेंशन कर देता हूँ। वो साइन स्कीम और माइनर लेके चलेंगे तो फिर कोफैक्टर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा अपने को। थर्ड ऑर्डर के लिए साइन स्कीम क्या रहता है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब अगर तुम्हें R1 से एक्सपेंड करना है तो इसको प्लस के साथ उठाओ, जो भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको प्लस साइन के साथ उठाओ, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको माइनस के साथ उठाओ, और यहाँ जो भी लिखा है उसको प्लस के साथ उठाओ। मान लो तुम्हें C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है तो यहाँ जो लिखा है उसको प्लस के साथ लो, यहाँ जो लिखा है उसको माइनस के साथ लो, और यहाँ वाले को प्लस के साथ लो। ठीक है, तो ये वाली साइन स्कीम के साथ माइनर का यूज कर लेंगे तो फिर कोफैक्टर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल और देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो एग्जांपल लो, 1 - 1 2 3 0 4 2 1 0। मान लो ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसको अभी R1 से एक्सपेंड किया तो जो पहला एलिमेंट है 1 प्लस के साथ लिखना है, तो 1 के साथ उसका माइनर लिखो, मतलब इसको ब्लॉक कर दिया, 0 - 4, ये -4 आ गया। ठीक है, R1 में आगे बढ़े तो ये जो दूसरा एलिमेंट है वो माइनस लिखा है, लेकिन उसको हमें माइनस साइन के साथ उठाना है, तो एक माइनस मुझे खुद से लगाना है, एक माइनस पहले से, तो वो क्या हो गया, प्लस। फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ब्लॉक किया तो 3 × 0 - 2 × 4 0 - 8 ऐसा हो गया। और ये तीसरा एलिमेंट चूँकि हम लोग रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो तीसरा एलिमेंट को प्लस साइन के साथ ही उठाना है, तो वो 2 है वहाँ पे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक किया तो 3 - 0 हो गया। क्या आंसर हो गया, -4 -8 + 6, है ना, आंसर हो गया -6। अभी इसको हम लोग कॉलम 2 से एक्सपेंड करना चाहते हैं। कॉलम 2 देखना कहाँ पे है, ये रहा। तो कॉलम 2 से एक्सपेंड कर लो। चलो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट ये है, तो साइन स्कीम याद करो, ये माइनस के साथ होता है, तो माइनस वहाँ पहले से है तो ये 1 बन गया। फिर उस 1 का माइनर लिखना है मुझे, तो माइनर आएगा 3 × 0 - 4 × 2। ठीक है, फिर अगला जो एलिमेंट है ये वाला, ये उठाना है मुझे, कौन से साइन के साथ, प्लस के साथ, तो +0, और 0 के साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। फिर मुझे लेना है ये थर्ड एलिमेंट, ठीक है, वो 1 है, कौन से साइन के साथ, माइनस के साथ, तो -1, और फिर इसका माइनर लिखना है, तो 4 × 1 - 3 × 6। क्या आंसर हुआ देखो,
-8 और ये हो गया +2, आंसर -6। तो सेम ही आएगा, वो चाहे जहाँ मर्जी से एक्सपेंड करो। ठीक है, ये एक्सपेंशन का रूल हो गया डिटर्मिनेंट का। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अभी इससे पहले वाले पॉइंट में क्या देखा कि कोई भी रो के एलिमेंट को उनके खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जब जोड़ रहे थे तो वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि किसी रो के एलिमेंट को उनके खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जब जोड़ रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा ऑलवेज। मतलब देखो, ये पहले रो के एलिमेंट उठाए, डिटर्मिनेंट वही है ऊपर वाला, ठीक है ना, इसी की बात हो रही है। चलो मैं इसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। अभी फर्स्ट रो के एलिमेंट उठाए हमने, अब फर्स्ट रो के कोफैक्टर नहीं उठाने हैं क्योंकि फर्स्ट रो के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। अब चाहे तुम दूसरे रो का कोफैक्टर ले लो, चाहे तुम तीसरे रो का कोफैक्टर ले लो। तो जैसे मान लो मैंने दूसरे का कोफैक्टर लिया, मतलब मैंने लिखा C21, C22 और C23, तो ये आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर दूसरे का ना लेके हम तीसरे का ले लेते हैं यहाँ पे C31, C32, C33, वो भी किसके बराबर आता, वो भी 0 के बराबर आता। समझ आया? किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। आप करस्पॉन्डिंग ही करना है, मतलब ये भी ध्यान रहे, है ना। मतलब जैसे एलिमेंट ये उठा रहे हैं तो कोफैक्टर या तो इसका लेना है या तो इसका लेना है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि एलिमेंट ये वाला उठाया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये फेल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग समझ लेना, ठीक है। अब ये बात कॉलम के लिए भी सही है, सिर्फ रो के लिए नहीं, कॉलम के लिए भी सही है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में कॉलम भी ऐड कर दिया। मतलब अगर मैं चलो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ले लेता हूँ, A12, A22 एंड A32, ठीक है। सेकंड कॉलम का एलिमेंट उठाया, फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर ले लेते हैं C11, C21 एंड C31। फिर अगर इनको ऐड करें ऐसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक टर्म ये है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है, एक मिनट, ठीक है। सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया था और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर लिया, मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड किया तो 0। तो ये बात लिखी है सेकंड वाली प्रॉपर्टी में। अभी तक हमने देखा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का क्या रूल है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। आज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना है तो कर लो सॉल्व। चलो मैं पहले वाले रो से एक्सपेंड करता हूँ। तो a और a के साथ इसका माइनर लिखेंगे, A² माइनस 0। फिर अगला एलिमेंट ये मुझे माइनस साइन के साथ लिखना है। फिर इसको और इसको ब्लॉक किया तो 0 इंटू a 0 माइनस हो गया B²। फिर ये जो थर्ड एलिमेंट है वो प्लस के साथ लिखना है, वो तो 0 है, तो 0 के साथ ब्रैकेट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आंसर हो गया देखो, A³ प्लस B³, ये आंसर हो गया। सेकंड उठा लो। चलो अभी इसको थर्ड कॉलम से करते हैं। थर्ड कॉलम से सबसे पहले 7 लेना पड़ेगा। साइन स्कीम क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो प्लस के साथ 7 लिखा, फिर इसको ब्लॉक किया, -6 माइनस 36 हो गया। फिर आगे जो एलिमेंट है दूसरा वाला, थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, ध्यान रहे, वो -8 लिखा है, बट वो तो माइनस के साथ उठाना है तो वो तो +8 हो गया।
सही है। फिर हमने थर्ड कॉलम और सेकंड रो ब्लॉक किया, तो 5 इंटू 3 हो गया 15 माइनस 27। फिर थर्ड एलिमेंट लेना है प्लस साइन के साथ, तो वहाँ -10 लिखा है, प्लस के साथ ही उठाया उसको, तो -10। फिर थर्ड कॉलम ब्लॉक किया, तो 5 इंटू 4 हो गया 20 माइनस, यहाँ माइनस था, 2 इंटू -3 -6, और एक माइनस यहाँ पहले से था, तो ये हो गया। सॉल्व कर लो। 7 इंटू -42 प्लस 8 इंटू 15 और 27, ये भी हो गया 42 के बराबर, -10 इंटू 26। सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लो क्या है। इसमें ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी बताया हुआ है 4 के बराबर, फिर इसमें एक अननोन है, उसका वैल्यू पूछ रहे हैं कि का वैल्यू बता दो। तो ठीक है यार, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे 4 के बराबर में, लीनियर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड कर लिया। चलो फर्स्ट रो के अलोंग 1 इंटू ये ब्लॉक हुआ, तो 6 माइनस के, फिर -2, साइन इसके में याद रहे, प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो -2 इंटू 4 -3, आगे तो 0 लिखा है तो कोई मतलब नहीं है, बराबर कितना दिया 4। 6 माइनस के -2 बराबर 4। इसका मतलब देखो, ये 6 -2 हो गया 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो के बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा नहीं गया है, बता दिया है, बस वो हमें क्या करना है, प्रूफ करके बता देना है। कहीं पर इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टी का यूज करो या क्या करो। ठीक है, तो हम सीधा एक्सपेंड कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है कहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हो। मैं तो R1 से कर रहा हूँ इसको। 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -z इंटू -z माइनस XY, फिर आगे ये इसको प्लस के साथ उठाना था, तो -y के साथ zx -y आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस XYZ माइनस XYZ प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बाकी प्रूफ हो गया, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स 1 3 4, ये ध्यान रहे, ये क्या बता रहा है डिटर्मिनेंट, ये क्या बता रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स 1 3 4, बाकी सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल वाले 0 होते हैं, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ये वाली चीज़ ये पूछेगी ये। तो बहुत आसान है यार, R1 से एक्सपेंड किया 1 इंटू, उसको ब्लॉक किया 3 इंटू 4 -0 इंटू 0, आगे 0 के साथ तो कोई लिखो ना लिखो कोई मतलब है नहीं, आंसर क्या हो गया 12। तो एक चीज़ यहाँ पे शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वही डिटर्मिनेंट के बराबर है। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कैसा एक रूल होता है, सेरस रूल ऑफ एक्सपेंशन, जो कि सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के काम में आता है। कई सारे क्वेश्चन में ये काम में आ जाता है। ठीक है, तो देख लो क्या रूल है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए। एक तो इसके ऊपर हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का तरीका पढ़ चुके हैं, 3 रो 3 कॉलम 6 तरीके, जैसे मर्जी करो। ये उससे डिफरेंट है, वो देख लो। ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, करना क्या है, ये जो पहला और दूसरा कॉलम है इसको रिपीट कर देना है दोबारा यहाँ पे, C1 C2, तो A1 A2 A3, यहाँ आ गया B1 B2 B3। ठीक है, पहला कॉलम रिपीट हो गया,
दूसरा कॉलम रिपीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो ऐसे 3 डायगोनल दिखेंगे स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, है ना, जिनका स्लोप ऐसे मतलब ये राइट की तरफ, और 3 डायगोनल इसमें और ऐसे दिखेंगे स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये हर एक डायगोनल एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करके लिख लो उनके सामने। जैसे ये पहला जो था ये A1 B2 C3 है, यहाँ जो आएगा B1 C2 A3 आ जाएगा, और यहाँ पर C1 A3 B3 C1 A3 B3 ये हो गया। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाले हैं इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो A3 B2 C1, फिर आया A1 B3 C2, फिर ये आ गया A3 B1 C3। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिंपल हो गया। ये जो राइट वाले 3 एलिमेंट्स मिले इनको ऐड कर लो, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A3 B3, ये राइट वाले हो गए। इन राइट वाले में से लेफ्ट वाले का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस A3 B1 C3। फिर से सुनो ध्यान से, कॉलम 1 और कॉलम 2 को रिपीट कर देना है आखिरी में, फिर 3 डायगोनल ऐसे राइट की तरफ बनाने हैं, 3 डायगोनल लेफ्ट की तरफ, और वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, राइट वालों को भी जोड़ लेना है, लेफ्ट वालों को भी जोड़ लेना है, आपस में ऐड कर लेना है, फिर राइट में से लेफ्ट क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे। देखो ये एग्जांपल लिया मैंने, ABC कोई 3 रियल नंबर्स हैं, पूछा गया इस वाली इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा। अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये इक्वेशन भी है, बिल्कुल है इक्वेशन, वो भी एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। कैसे पता चल रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट लिखा है इसमें वेरिएबल x है, जब भी इसको सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो x में एक पॉलिनॉमियल बनेगा, है ना, इक्वेट करेंगे 0 से तो इक्वेशन बन जाएगा, सही है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तो चलो इसको एक्सपेंड करना है। अब मैं इसको सैरस रूल से करना चाहता हूँ। ठीक है, x माइनस सी बी, सी एक्स माइनस ए माइनस बी ए एक्स, कॉलम 1 यहाँ रिपीट कर देना है, x माइनस सी बी, कॉलम 2 यहाँ रिपीट कर देना है, सी एक्स माइनस ए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, और किसको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया। अब मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो x3, फिर इधर आया ABC, जोड़ते जाना ABC, यहाँ क्या आ गया 3 माइनस है तो माइनस ABC, फिर ये राइट वाले हो गए, इनमें से लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट वाला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या लिखा है माइनस ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या लिखा है माइनस सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, इक्वल टू क्या दिया था 0, तो हो गया x3, और ये माइनस इधर 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 मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, x कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इधर से x और कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ये वाला टर्म कभी 0 होगा नहीं, तो एक ही आंसर है इसका, x बराबर 0। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा है, तो कितना नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन है, 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट whose elements are either 0 or 1।
थर्ड ऑर्डर का अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा जाए जिसके एलिमेंट्स सिर्फ 0 या फिर 1 होने चाहिए, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना होगा, ये पूछा गया। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो कितने मैट्रिसेस कितने डिटर्मिनेंट ऐसे बन जाएंगे। जब थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 9 एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। अब 9 प्लेसेस हैं, उनको फिल किससे करना है, 0 या फिर 1 से। वो तो सेम भी हो सकते हैं ना, रिपीट कर सकते हैं हम लोग, रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी ऐसा करके कितना 9 बार, तो 2 का पावर 9 मतलब 512 512 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल। जब मैं डिफरेंट डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब कि मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से बहुत सारों का वैल्यू सेम आ सकता है ना, लेकिन दिखने में वो डिटर्मिनेंट अलग अलग लगेंगे। तो 512 अलग अलग डिटर्मिनेंट बन सकते हैं ना। अब उन डिटर्मिनेंट में से मान लो उन सबके सब 512 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया गया, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा यही पूछा गया, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। अब बहुत लोग ये वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बोलते हैं लार्जेस्ट पूछा है तो 0 और 1 में जो लार्जेस्ट है वो भर दो, एक है बड़ा तो वो कर दिया, फिर चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, वो करके देखना तुम खुद। तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, कैसे होगा देखो। जब ये सॉल्व करते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा ये लिख लेते हैं। अभी मैंने 0 और 1 नहीं भरा, अभी A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3 ऐसा करके मान लिया। ठीक है, अभी ऊपर मैंने इसको सैरस रूल से एक्सपेंड किया था, इधर यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यही उठा लेता हूँ मैं, तुम लिख लेना। तो ये भैया इसका वैल्यू आ गया। ठीक है ना, ओके। अब देखो ये जो A1 B1 C1 A2 B3 C, ये जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं, या तो ये 0 है या तो 1 है, नेगेटिव तो है नहीं कोई, है ना। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है। सोचो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 3 हो सकता है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। वो भी कब हो जाएगा, जब इधर ये जो ये तीनों के तीनों एलिमेंट, ये तीनों टर्म 1 के बराबर हो जाए, और यहाँ पर ये तीनों टर्म किसके बराबर हो जाए, 0 के। तो 3 माइनस 0 ऐसा आंसर 3, मतलब मे भी, है ना। ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है भाई, एक से बड़ा तो हो नहीं सकता। जब सारे एलिमेंट ही 1 है तो ये किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई हो गए। अगर ये तीनों A1 B2 C3 1 हो गए, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, है ना। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो 3 आ जाए। ठीक है, 3 आने का कंडीशन ये है कि ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तीनों 1 होना चाहिए। अब इस चीज़ को 1 होने के लिए A1 B2 और C3 तीनों का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि रखना ही हमें 1 और 0 है। ये अगर इन तीनों में से किसी एक को 0 रख दिया तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। 0 नहीं चाहिए मुझे, 1 चाहिए, है ना। इसी तरीके से इसको भी 1 अगर बनाना है तो तीनों को 0 डालना पड़ेगा। B1 C2 A3 ये भी 1, और इसको अगर 1 बनाना है तो यहाँ पर भी C1 A3 और B3 तीनों को 1 डालना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो इस केस में तो ये सब के सब 9 एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से देखो A1 आ गया, है ना। अच्छा, A1 B2 C3 ठीक है। तो अगर ये सारे एलिमेंट 1 हो गए, कौन कौन से
A1 यहाँ पे 1 भर दिया हमने, B2 को 1 डाल दिया, C3 को 1 डाल दिया, C2 को भी 1 डाल दिया, C1 को भी 1 डाल दिया, A3 को भी 1 डाल दिया, B3 को भी 1 डाल दिया, है ना, और B1 को भी 1 डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले कंडीशन के हिसाब से मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या बनेगा, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखना ये जितने भी यहाँ पर ये सेट कर रखे हैं ये सब 1 थे, है ना। तो अगर 1 1 1, अगर मान लो ये 0 भी हो जाए या 1 या 0 या 1, यहाँ पे कुछ भी रख लेना, है ना, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके तुमको देखना है ये आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 पॉसिबल आंसर तो है ही नहीं। 3 होने के लिए इन तीनों को 1 बनना पड़ेगा, और इन तीनों को जैसे ही 1 बनाया हमने और डिटर्मिनेंट रख के सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 0। 3 आया ही नहीं। तो इसका मतलब कि 3 तो है नहीं आंसर। ठीक है, अब 3 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो 3 से छोटे के बारे में सोचो। अब 3 से छोटा क्या है, 2 है, 1 है, बाकी माइनस में है। अपने को तो लार्जेस्ट सोचना है ना, कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो हम देखें ज़रा कि क्या 2 हो सकता है, यानी, है ना। तो 2 होने की पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर मुझे 0 और 1 रखना है, अगर मैं डायगोनल में तीनों में 0 रख दूँ और यहाँ पे 1 1 ऐसे रख दूँ, इसको सॉल्व करके देखना। यहाँ से मान लो एक्सपेंड किया मैंने, 0 के साथ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। अगला मुझे ये माइनस के साथ लेना है, फिर इसको ब्लॉक किया तो 0 -1 आ गया, और फिर +1 के साथ 1 -0 हो गया। देखो 1 + 1 आंसर क्या आ गया, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है। 2 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है ABC करके, इसका वैल्यू बताना है। करना खुद ही, आसान सा है, एक्सपेंड कर देना सीधे। आगे